बढ़िया। आप लोगों ने लास्ट राउंड मैंने कहा यही थे, एमसीक्यूज के आसपास थे, है ना, और एमसीक्यूज के आसपास थे, तो बस इसको देख लेते हैं एक सेकंड में कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे और इसी को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चले हम यहाँ बात करते हैं, अब सारे पहुँच गए, मैं तो और कोई नहीं बचा बेचारा। चले एक लास्ट मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लास्ट से उसमें कर चुके थे, है ना। EIT अपॉन ई वाला एक नेक्स्ट चले, और इस बार नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कर रहा था, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन एज। कन्वेंशनली आप डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेके चलते हैं, जरा देख के बताएं। कन्वेंशनली द डायरेक्ट, कन्वेंशनल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ आप लेते हुए जाएंगे, डायरेक्शन आप लेते हैं द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सही आप कह रहे हैं, मेरा अगला ये भी आपको मालूम है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देख के बताएं, आपसे कह रहा है अगली बार, फिगर शोज करंट इन ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, देन द वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ कहीं जो हमने कहा जहाँ आई लिखा हुआ है, इस पार्ट में आपकी करंट की वैल्यू कितनी होगी। ये बताओ ये वाली करंट कितनी होगी। कैसे निकालेंगे। सही कह रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके हो ना, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो देख लो कितनी कितनी आ रही है, 2 एम्पियर यहाँ से आ रही है, 2 एम्पियर यहाँ से आ रही है, मतलब टोटल कितनी हो गई 4। इसका मतलब नजर आ रहा होगा, जैसे यहाँ भी मैं लिखता जाऊँ तुम्हारी सुविधा के लिए, तो ऐसा नजर आ रहा होगा 4 एम्पियर जाएगी। अब 4 एम्पियर में क्या हो गया, सबसे पहले एक इधर निकल गई, कितनी बची 3 में से आप देखना 1.3 इधर निकल गई, कितनी बचेगी 3 में से 1.3 निकली तो 1.7। बढ़िया, तो बची हुई आपको नजर आ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 1.7 एम्पियर। खत्म। इसमें तो ओरल क्वेश्चन है, बस ये कि डिजिट में थोड़ा बहुत सब्ट्रैक्शन भी कोई ऐसे मुझे लग नहीं रहा है, 2 2 4 4 में से 1 गए 3। बढ़िया, तो ये आपको समझ में आ जाते हैं। अब एक नेक्स्ट देखें कि आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ था, हाँ ना बताएं, पढ़ा हुआ है सभी ने। ओम्स लॉ आपसे क्या कह रहा था, जितना बेहतर पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग करंट आएगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट होने चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चेकआउट करें क्या ये शीट आपसे ही कहती है इससे स्टेट्स दैट द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। क्या है मेरी बात समझ में आती है। और इसलिए आपसे भैया 3 अलग अलग तरह से पढ़ाने का प्रयास कर दूंगा। नंबर 1 एक आपको रिटन वर्क, चूंकि फिजिक्स थी मैथमेटिक्स, तो आपसे का यही करें, न्यूमेरिकल वगैरह है आप यही करेंगे। क्या होगा, बायो की तो आप शीट पढ़ के काम चला सकते हैं, फिजिक्स में आप देखना शीट पढ़ के काम नहीं चलते। तो इसलिए पहला आपसे कहा कि आप हैंड रिटन कॉपी तैयार करें। दोबारा मैंने एक बार शीट आपके यहाँ ऑन बोर्ड दोबारा रिवाइज कर दी, तीसरी बार अगले टर्न तक आप आएंगे, शीट आपको दे देंगे, आप उसको घर पे पढ़िएगा मजे से, बाद में रिवाइजरी तौर पे पहले कॉपी पढ़ लीजिएगा। वीडियोस आपके हैं उनको आप एक बार देख लेना, मतलब रिवीजन का काम हो, आप अपने हिसाब से जो जहाँ आपसे देखे हो आप कर सकते हैं। सही है। उसके बाद मेरा मानना है, उसके बाद आपको चैप्टर तैयार हो जाना चाहिए। फिर नहीं हो रहा तो फिर और कोई तरीका भी नहीं है। सही, और कोई तरीका नजर आता है इसके अलावा चौथा किसी को सर ऐसा और कर दो तो शायद हो जाए। प्रोवाइडेड दैट, क्या कह रहा है ध्यान देखना, जो आपसे कहा था कि शर्त क्या होगी, फिजिकल स्टेट ऑफ दैट जो आपकी है वो कैसी रहनी चाहिए, अनचेंज। क्या कह रहा है, टेम्परेचर एंड दी अदर फिजिकल कंडीशंस, मैकेनिकल स्ट्रेन एटसेट्रा, ये सब कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए अनचेंज। यानी आप कह सकते हैं आई प्रोपोर्शनेट वी होगी, या आप कह सकते हैं वी प्रोपोर्शनेट आई होगा, चाहे आप जैसा कहते हैं। और रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, वी इज इक्वल्स टू, चाहे आप आर आई लिख दें चाहे आई आर लिख दें, कोई अंतर नहीं पड़ता। आर आपको मालूम है ये है कांस्टेंट एंड इट विल बी नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये वेल नोन फैक्ट है। बढ़िया, और आगे बढ़े। द रिलेशन आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई इज रेफर्ड एज एन ओम्स लॉ। पूरा नाम आप देखना चाहेंगे तो फिजिसिस्ट हो गए जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, तो ईयर दिए हैं कोई मतलब नहीं। क्या क्लियर हो जाता है ध्यान देखना, इस इक्वेशन से करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये बिल्कुल साफ नजर आता है। करंट का के प्रोपोर्शनेट है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आपको ये सिंपली ये समझ में आता है कि हम बैटरी 6 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट और 15 वोल्ट की लगाते हैं,
तो किस कंडीशन में आपको सबसे बेहतर करंट मिलेगी? 15 वोल्ट में अपने आप कॉमनली समझ में आता है। और दूसरा ध्यान देखना, ये भी समझ में आता है करंट आपके किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? रेजिस्टेंस के। जैसे आप देखेंगे तो I इज इक्वल्स टू क्या आपका आएगा? V अपॉन। इसका मतलब आप 15 वोल्ट की बैटरी लेंगे, लेकिन 15 वोल्ट की बैटरी के साथ 4 अलग अलग तार लगाएं। एक मैंने मान लिया सिल्वर का, एक कॉपर का, एक एल्यूमिनियम का और एक लोहे का आयरन वायर। आपको अंदाजा है इन चारों में से सबसे बेहतर करंट किस में जाएगी और सबसे खराब किस में जाएगी? मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई भूल गया हो इतनी देर में। मैं चारों वायर्स के नाम बता देता हूँ। 4 वायर मैंने लिए, सिल्वर लिया है, कॉपर लिया है, एल्यूमिनियम लिया है और आयरन वायर लिया है। तो मुझे बताएं सबसे बेहतर करंट किस में आनी चाहिए? सबसे बेहतर, ध्यान रखिएगा, सिल्वर में आएगी। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। सेकंड नंबर पे आता है कॉपर। अब आप ये मत पूछिएगा हम अपनी वायरिंग कॉपर की क्यों बनवाते हैं, सिल्वर की क्यों नहीं बनवाते? नहीं, सिल्वर की वायरिंग इसलिए नहीं बनवाते क्योंकि हमारे यहाँ पड़ोसी भी आते हैं और हमें हमेशा से पड़ोसियों पे शक रहता है। सही है ना? तो जो अपने यहाँ कोई चांदी के तार लगवाए इसलिए हम किसको प्रेफर करते हैं? हम लेते हैं कॉपर। सही है। सिल्वर वायरिंग आपको मिलती है लेकिन कंप्यूटर्स वगैरह मिलती है, स्पेशल पार्ट्स। सिलिकॉन जो है वो अलग है, वो सेमी कंडक्टर्स पे चलते हैं। यहाँ सिलिकॉन की वायरिंग नहीं होती, सिलिकॉन की चिप होती है। जो आप चिप देखते हैं, जैसे आप IC कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो चिप मेंटेन होती है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होती है। चलिए तीसरे नंबर पे आप देखना ये आता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम आयरन चौथे नंबर पे आने लगते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो आप देखेंगे लाइन डालता है, देखिए बाहर लाइन डली हुई, ये काय की होती है? ये आयरन और एल्यूमिनियम की हुआ करती है। तो ये समझ में आ रहा होगा इन चारों में से जो आप कह रहे हैं सबसे बेहतर सिल्वर में क्यों जा रही है, कि रीजन बिल्कुल साफ है, सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम है तो करंट ज्यादा आएगी। और जाए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ की बात कर देता हूँ। इस पे एक आध सवाल आपसे पूछ लिए जाते थे, इस साल का पता नहीं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा पता नहीं। कैसे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में? सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। जो भी बात कर रहा था मैंने अभी आपसे पूछा था कि एक 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट अलग अलग 4 बैटरीज लगाएं, आपको सबसे अच्छी करंट कब मिलेगी? तो आपने कहा था 15 वोल्ट पे। इसका मतलब समझ आ रहा होगा 3, 6, 9, 12 करोगे तो धीरे धीरे करंट आपकी इंक्रीज होगी। बस यही तो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गया। एक्सपेरिमेंटल में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम करंट देखते जाएंगे और एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो उस पर एक मिनट बाद आता हूँ, पहले पहला स्टेप देखें। पहला स्टेप क्या कह रहा है? सेटअप ए सर्किट एज शोन इन फिगर। वो भी एक और बात सर्किट आपको दिखाता हूँ। और क्या कह रहा है, क्या क्या उसमें होगा? एक वायर होगा, एक एमीटर होगा, एक वोल्ट मीटर होगा। अब अमीटर और वोल्ट मीटर के नाम से इतना तो मालूम ही है, करंट नापने के लिए और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। नंबर ऑफ सेल्स आपके पास होंगे तमाम सारे, ईच ऑफ विच प्रोवाइडेड सम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, जिनमें से हर एक कुछ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा होगा। जैसे मान चलो सिंपली मैंने कह दिया 3 वोल्ट का सेल है, 1, 2, 3, 4, 5, आप चाहे तो 1 लगा सकते हैं, आप चाहे तो 4 लगा सकते हैं। ठीक, अब सर्किट देख लें एक सेकंड में। जो आप पढ़ रहे थे उसी की बात कर रहे हैं। देखें ये हमने लगा रखे हैं, ध्यान से देखें। एक सर्किट, ये आपके पास वायर है। सबसे पहले नीचे से स्टार्टिंग करता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। जो आपने लिया हुआ है, ये आपके पास कोई एक रेजिस्टिव वायर है, जो मैंने मान लिया आपका क्या है, AB। समझ आ रहा है? इस वायर में से फ्लो होने वाली करंट और वोल्टेज हम नापते हुए जाएंगे। तो इसमें हम क्या चीज़ देखेंगे, क्या वोल्टेज आपकी कितनी आ रही है, इसमें V लिख देना जब आप शीट में ले, बीच में R दिख ही रहा होगा, रेजिस्टेंस R की बात कर रहा हूँ। अब सवाल है इसमें से करंट फ्लो करनी है, तो करंट फ्लो कैसे करोगे? तो कहीं ना कहीं ध्यान देखना है, इसका सिरा ले जाके आप कनेक्ट करते हैं। जितने सेल आपको लगाने हो, 1, 2 या 3, तो शुरुआत में 1 लगाना, फिर 2, फिर 3, ऐसे बढ़ाते आना। साथ में आप देखेंगे कल हम बात कर रहे थे कि रियोस्टेट की। रियोस्टेट आपसे कहा था वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ताकि आप करंट को अपने हिसाब से कम कर सकें या अपने हिसाब से बढ़ा सकें। एक्सपेरिमेंट है, 3-4 बार हम टेस्ट करके देखेंगे भैया बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कम हुई कि नहीं हुई।
बाकी इस सिंबल को आप पहचानते ही हैं, ये आपकी की और के हो गई। कितनी करंट आ रही है, चूंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो मेजरमेंट भी तो करना पड़ेगा, करंट है कितनी, तो वो चेक कर लेंगे। सर्किट मोटे तौर पे समझ में आता है, कैमीटर वोल्ट मीटर, रेजिस्टिव वायर से करंट फ्लो करनी है और किसकी हेल्प से करोगे, तो मैंने कहा तमाम सारे सेल्स या बैटरीज की हेल्प से। अब क्या कहता है, जो आप सिंपल सा देख रहे थे, मैंने कहा था एक सेल लगाना, दो लगाना, क्या कह रहा है, फर्स्ट यूज वन सेल एंड नोट द करंट इन द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। एक सेल लगाया, वोल्टेज देख ली, करंट देख ली, मान चलो 3 वोल्ट 1 एम्पियर। अब क्या करेंगे, एक और सेल लगाना, 6 वोल्ट हो जाएंगे, करंट चेक करेंगे 2 एम्पियर हुई या नहीं आया समझ में, क्योंकि V प्रोपोर्शनेट I का मतलब यही था कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट उसी रेशियो में बढ़ना चाहिए। मैंने एक सेल लिया, सपोज करो मैं क्या कह रहा हूँ 3 वोल्ट, और करंट आपने मान के चले कितनी आपकी दिखी 1 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे 2, सेल 2 करोगे तो 6 वोल्ट हो गए। अब अगर ओम्स लॉ सही है तो दिख रहा होगा करंट 1 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जानी चाहिए। तीसरा सेल लगाना 9 वोल्ट, तो करंट 3 एम्पियर हो जानी चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो जाएगा, और नहीं हुआ तो मतलब हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा सोचना ओम्स लॉ सही नहीं है। ओम्स लॉ तो सही है, टेस्टेड है लाखों बार का, इसका मतलब है तुम कहीं ना कहीं मेजरमेंट में गड़बड़ी कर रहे हो सकता है तुम्हारे वोल्ट मीटर या मीटर में कोई एक आध खराब हो, कहीं कहीं रीडिंग नहीं रहा हो, समझ में आ गया। इसलिए मैंने ये भी बता दिया, कोई पूछे नहीं आया तो मैंने मतलब तुम गलत हो, ओम्स लॉ गलत नहीं है। तो ये तो क्लियर हो जाता है। अब अगले स्टेप में है, इसके बाद आप क्या करेंगे, रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट को आप फिर रिपीट करें, कितने सेल्स के साथ, 2 सेल्स के साथ करें, 3 सेल्स के साथ करें, 4 के साथ करें, तो आपके ऊपर है जितनी बार आप 4-5 बार करना चाहें। जब आप कर लेंगे, हर बार क्या करेंगे, नोट द सक्सेसिव रीडिंग्स इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग्स नोट करते जाएं, इतने इतने वोल्टेज पे इतनी इतनी करंट आ रही है। हर बार वोल्टेज बढ़ाने के साथ करंट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, रेशियो सेम है या नहीं, आपको दिख जाएगा। वी विल फाइंड दैट विद 2 सेल्स इन द सर्किट द करंट विल बी 2I। 2I मतलब समझ में आ रही है, 2 सेल्स करोगे करंट डबल हो जाएगी, 3 सेल्स करोगे करंट ट्रिपल हो जाएगी, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 2V। जैसे मैंने कहा था 3 वोल्ट, फिर 6 वोल्ट, फिर 9 वोल्ट, समझ में आ रहा है, डबल ट्रिपल ये भी होता जाएगा। सिमिलरली जब आप 3 सेल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी करंट कितनी हो जानी चाहिए, 3I हो जानी चाहिए। जो भी आई रही होगी, 1 एम्पियर, आधा एम्पियर, 2 एम्पियर, उसका ट्रिपल हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इस समय, 3 वोल्ट। तो देखो ध्यान से, क्या आप समझ में आता है, जैसे जैसे आपका वोल्टेज V2V 3V हुआ, वैसे वैसे आपकी करंट I 2I और 3I होती गई। अब क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट एक छोटा सा प्रिकॉशन रखिएगा, और वो क्या प्रिकॉशन रखेंगे, नॉट टू अलाउ द करंट इन द वायर कंटिन्यूअसली। ये कभी अगर आप प्रैक्टिकल देने गए, पता नहीं देने जाएंगे कि नहीं, लेकिन मत मान के चलो देने गए, तो यहाँ पे आपसे वाइवा में एक चीज पूछ लेता था, बोले करंट कंटिन्यूअसली फ्लो क्यों नहीं करनी चाहिए, बीच में हम स्विच ऑफ क्यों करते हैं। तो बीच में आप स्विच ऑफ इसलिए करते हैं कि आपने ध्यान दिया जब भी किसी वायर से कंटिन्यूअस करंट जाएगी वो हीटअप होने लगेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या आपको ऐसा याद है, मैं जब आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस बता रहा था तो मैंने आपसे कहा था अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जो आप ओम्स लॉ ले रहे हैं V=IR, उसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा होगा। अब तार को गर्म होने से कैसे बचाएं, तो तार को गर्म होने से ऐसे बचाएंगे कि आप लगातार करंट फ्लो नहीं करें। जैसे आपने एक सेल लगाया, रीडिंग ले ली, अब आप स्विच ऑफ कर दें, आराम से सेल बदल लें, फिर आप स्विच ऑन करें, रीडिंग ले लें, और उसके बाद स्विच ऑफ कर दें। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअस करंट फ्लो करते जा रहे हो तो 2 मिनट में, 5 मिनट में धीरे धीरे क्या होगा, तार वायरिंग आपकी गर्म होगी, और गर्म होगी तो उसके रेजिस्टेंस चेंज हो जाएंगे। इसीलिए आपको याद होगा ओम्स लॉ में ये लिमिटेशन आपके पास है कि ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब टेम्परेचर कैसा हो, अनचेंज्ड या कांस्टेंट। इसलिए बताया जाता है प्रैक्टिकल में ऐसा क्या करेंगे, टेम्परेचर अनचेंज रहे, नहीं बदले तो क्या कहेंगे, नॉट टू अलाउ द करंट इन
कंटिन्यूअस वे, तो फिर ऐसा कैसे करोगे? तो वो भी जो मैं बता रहा था, दिस कैन बी डन बाय टेकिंग ऑफ द प्लग की, प्लग आप निकाल लें एंड क्लोजिंग इट ओनली व्हेन द करंट इज टू बी ड्रॉन, और केवल तभी आप प्लग इन करें जब आपको करंट ड्रॉ करनी हो, यानी कि आपको रीडिंग चेक करनी हो कि 2 एम्पियर आ रही है 6 एम्पियर, उतने से टाइम के लिए आप करें। ठीक, लास्ट काम क्या करोगे ध्यान देखना है, ग्राफ प्लॉट करेंगे करंट और वोल्टेज के बीच। करंट और वोल्टेज के बीच आप जैसे ही ग्राफ प्लॉट करेंगे, आप देखना आपका ग्राफ ये आएगा, और ये वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, वैल्यूज ये आएंगी, वैल्यूज तो आपके सर्किट पे डिपेंड करेंगे, लेकिन आएगा ग्राफ इसी शक्ल का। इस शक्ल का क्यों आ रहा है, तुमने ध्यान नहीं दिया? देखो ध्यान से, जब तुम वोल्टेज इतनी रखते हो तो करंट ये आती है, लेकिन अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो आपका ध्यान जाएगा करंट बढ़ जाएगी, और वोल्टेज बढ़ाएंगे, और स्ट्रेट लाइन शायद आपको याद है, अभी आपने 10th मैथमेटिक्स में भी कौन सा सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा, ये बताती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिजल्ट का, ये बताती है ना। मैंने कहा स्ट्रेट लाइन आपको क्या चीज़ बता रही है कि जैसे जैसे आप ये बढ़ाते आ रहे हैं वैसे वैसे आप ये भी बढ़ रहे हैं सेम रेशियो में, और स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि इनका रेशियो सेम है, यानी ये कैसे हैं आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसका मतलब सीधा सीधा आता है कि जो भी आपका ओम्स लॉ है वो आपका सही है, और अगर आपकी लाइन जो मैं कहता है ऐसी ऐसी और ऐसी भाग रही है, मतलब आप गलत हैं। बॉस इज ऑलवेज राइट। रेजिस्टेंस समझ में आ गया था। रेजिस्टेंस क्या था, ध्यान है किसी को? रेजिस्टेंस आपसे कहा था, रेजिस्टेंस क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे किसी कंडक्टर को तो डायरेक्ट, मैंने कहा था, एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ लगाते हुए नहीं चले जाएंगे, दे हैव टू कोलाइड विद द एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एटसेट्रा, जो भी हो ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि आपके वायर कैसे होते हैं, वायर होता है सॉलिड, तो यही जो टक्करों की वजह से रुकावट आएगी, जिसको आपने लिखा होगा द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, यही ऑब्स्ट्रक्शन, यही रुकावट किस नाम से आनी जाएगी, दैट विल बी नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या कंडक्टर, जो भी आप कहना चाह रहे हो। तो क्या ये क्लियर होता है? हाँ, देखें एक बार फिर से पढ़ देते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो मालूम है इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है थ्रू अ कंडक्टर व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स एक पार्ट ऑफ द कंडक्टर से टू द अदर पार्ट, एक से दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तब क्या होता है? वही होता है जो आपने पढ़ रखा है, दे कोलाइड विद, टकराते हैं, किससे टकराते हैं? दे कोलाइड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड विद द एटम्स एंड आयंस प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। कोई इसमें शंका की गुंजाइश है? फिर क्या कहेगा? ड्यू टू दीज कॉलिजन्स, इन कॉलिजन्स की वजह से देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन। अपोजिशन भी अच्छा वर्ड है, जल्दी समझ में आ जाता है, अपोजिशन माने मालूम है ना, ठीक है। और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर, और यही प्रॉपर्टी आपकी जो बोल्ड में लिखी है दिख रही होगी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड, और कारण भी कोई पूछता है तो कारण भी आप मालूम है कॉलिजन्स, एक शब्द में कहें तो कॉलिजन्स, फिर बाकी पूरा डिटेल समझा सकते हो, ठीक। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर काय की इक्वल होता है, तो ये भी आप ओम्स लॉ में भी हाल निकाल के आए, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कितना होता है, रेशियो ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, ये तो मालूम है। यही आपसे कहेगा न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिकली का मतलब समझ में आ रहा है, मैथमेटिकली काय की इक्वल होगा रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V2 काय के करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बाकी एक छोटा सा काम दिया होगा, रेजिस्टेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, यानी इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हैं, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। मुझे लग रहा है इसके आगे इसकी यूनिट आनी चाहिए, यूनिट याद है वोल्ट पर एम्पियर, और फिर आप उसको क्या नाम देंगे, चलो याद आ गया, तो क्या कह देगा, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आपकी क्या होगी, ओम। जनरली मैंने कहा था बुक्स में आपको इस सिंबल से डिनोटेड मिल जाएगी, बाकी आप ओम लिखिएगा, क्योंकि आप जो अजीब सा ऐसा बनाएंगे ऐसा कुछ तो भी
ओम कहते ओम जैसा लगता नहीं, अटपटा सा लगता है, जाने क्या बना रखा है। सही है ना, क्योंकि इतना फुर्सत किसी भी नहीं होती कि बिल्कुल एकदम मजेदार सा बना है, सिस्टमेटिक, इसलिए ओम लिख देना ज़्यादा बेहतर रहोगे। अब सवाल है एक ओम कितना होगा, तो एक ओम भी दिख रहा होगा, एक ओम भी आप पास डेफिनेशन मौजूद है, V अपॉन आई होता है। अगर एक ओम चाहिए तो क्या करेंगे, V को मानना 1 वोल्ट और I को मानना 1 एम्पियर। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाती है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/1 यानी कि 1 ओम। और चेक करें ये आपको शीट भी दिखाता है, ओम क्या है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसका मतलब व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, बस उसको लैंग्वेज दे दी हमने फिर से, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द कंडक्टर या फ्लोज थ्रू इट, जो भी आप लिखना चाहें, तो क्या होगा, देन रेजिस्टेंस आपका कितना माना जाएगा, 1। क्या ये क्लियर हो जाते हैं। फिर एक छोटी सी डेफिनेशन आती है बचपन वाली, ये वैसे ही डिस्कस कर ली थी मैंने, लिखाई नहीं थी, याद है, कंडक्टर रेजिस्टर एंड इंसुलेटर। ये तो मालूम है, कंडक्टर रेजिस्टर और इंसुलेटर जनरली आइडिया वैसे ही होगा। फिर भी पढ़ दो, क्या कहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑल द सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, एक कंडक्टर, एक रेजिस्टर और एक बिल्कुल इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब समझ में आ रहा है, जीरो। किनको कहेंगे आप, कंडक्टर्स किसको कहते हैं, दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिनका रेजिस्टेंस कैसा होगा, बहुत कम, और जिनसे बहुत बेहतर करंट जाएगी, उन्हें आप कहते हैं कंडक्टर्स या गुड कंडक्टर्स ऑल्सो। सबसे अच्छा कंडक्टर मैंने कौन सा बताया था, सिल्वर। ध्यान आते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, दीज आर द बेस्ट 3 एग्जाम्पल्स। तो देखेंगे आपसे क्या बताएगा, विच है वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अ कंडक्टर अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इजीली। बस ये डेफिनेशन हो गई, जिससे आपकी करंट कैसे फ्लो हो सकती है, आसानी से, इजी फ्लो होगा, उसको आप कह देंगे कंडक्टर। किसका आएगा, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो कंडक्टर्स। ठीक है, तो तुम्हें वैसे ही मालूम हो गया था। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ, क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कम है, या आप कह सकते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इजी फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल है। यही 2-3 लाइन है, इसमें आप लिख सकते हो, इस ऊपर और क्या लिखोगे, ये समझ में आता है। और कोई सिल्वर का पूछ दे, सिल्वर के क्यों नहीं बनाते, तो आप सही कह रहे थे, क्योंकि इट इज कॉस्टली। ये मत लिखा है ना कि हमारे पड़ोसी खराब चोर टाइप का मोहल्ला है बोले हमारा। देन द रेजिस्टर, रेजिस्टर में आप क्या चीज बताएंगे, रेजिस्टर वो होंगे जिनका रेजिस्टेंस हाई होगा, यानी करंट का फ्लो तो होगा पर इजी फ्लो नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो आ जाए आप, दो सब्सटेंसेस विच हैव कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस, जिनका कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस कैसा है, ज्यादा, आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। क्या खास बात होगी, द एलॉयज लाइक नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। पढ़ने में आ रही है, पहली लिखी है नाइक्रोम। नाइक्रोम में आगे बताएंगे निकल और क्रोमियम की एलॉय होती है। निकल और क्रोमियम इस एलॉय से आपने हीटर, वाटर हीटर या रूम हीटर देखे हैं, इनका जो एलिमेंट बनता है, एलिमेंट बोले हिंदी में, तो तुम एलिमेंट को हिंदी में क्या कहते होगे, कॉइल कहते होगे यार, और क्या कहते होगे, गोल गोल सी स्प्रिंग सरीके नहीं लगी होती, वो आपकी एक्चुअली कहलाती है एलिमेंट। वैसे आप उसे कॉइल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो काय की बनती है, वो आप देखेंगे हीटर की जो बात कर रहे थे तो नाइक्रोम की बनती है। रीजन ये, नाइक्रोम मेल्ट नहीं होता, वरना समझ में आ रहा है, हीटर की कॉइल तुम नॉर्मल मेटल की बना दो, क्या होगा, जैसे ही गर्म हुआ, इसलिए काय की बनाते हैं आप, नाइक्रोम की। बल्ब्स के फिलामेंट आपको मालूम है काय के बनते थे, बल्ब देखे हैं कि नहीं देखे, पीले वाले, हाँ नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ, 2-4-10 साल बाद सवाल पूछूंगा बल्ब, बच्चा सोचेगा बल्ब क्या होता था। नहीं, बल्ब कहाँ दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं भाई।
तिनका बल्ब की आप बात करेंगे तो बल्ब में भी आप देखना है बिल्कुल पतली सी बीच में स्प्रिंग डली दिखेगी, बिल्कुल बारीक सी दिखती है, और वो बनती है टंगस्टन की। टंगस्टन की इसलिए बनती है, टंगस्टन और ज्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, भयानक गर्म होने पे भी मेल्ट नहीं होता, इसलिए टंगस्टन बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपको कैसा गर्म करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, चले अभी इनके यूज हम आगे बताएंगे। हम कहा थे, हाँ एलॉयज के नाम याद रखिएगा 2-3, नाइक्रोम, मैंगनीज और मैंने कहा कॉन्स्टेंटन, या कॉन्स्टेंटन का एक अदर नाम भी है, और अदर नाम क्या है, यूरेका। यूरेका वर्ड किसी को याद है कहाँ से आया था? नहीं याद है, चलो अभी एक मिनट बाद बताएंगे। इन सब का आपका रेजिस्टेंस कैसा होगा, क्वाइट हाई, सो दे आर यूज्ड टू मेक, ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाने में इस्तेमाल होते हैं जहां क्या चाहिए आपको, हाई रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। क्या है, समझ में आ जाता है, हाँ ना? ठीक, अब मैं आपसे पूछ रहा था यूरेका वर्ड कहाँ से आया था, ये किसी को याद नहीं है? अरे पिछले साल बताया होगा यार, हर आदमी ने, हमने तो बताया ही था, मैं अपना तो याद है। पुराने जमाने में एक महान आदमी होता था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज की याद है? आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिया था, और जब आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिया था तो आपको मैं याद दिलाता हूँ, आर्किमिडीज जो है उसके राजा ने एक मुकुट बनवाया था, और मुकुट गोल्ड का था, तो उसको ये शंका हो गई राजा को कि मुकुट जो है ये प्योर गोल्ड का है या फिर इसमें जो है मिलावट है। अब चूंकि राज मुकुट था इसलिए उसको तोड़ा नहीं जा सकता था। राज मुकुट तोड़ना मतलब राज्य सत्ता का अपमान है ना। अब बताओ उसमें गोल्ड में, प्योर गोल्ड है कि बीच में कॉपर मिला है, कैसे बताओगे? तो बेचारे आर्किमिडीज को जैसे अपने यहाँ बीरबल हुआ करते थे ऐसे ही वहाँ आर्किमिडीज हुआ करते थे, तो तुम बताओ। तो आर्किमिडीज ने अपने बाथरूम में नहाने घुसे, और टब में जैसे ही नहाने घुसे तो टब पूरा भरा हुआ था, तो उसमें पानी छलक पड़ा, और पानी छलक पड़ा तो उसके बाद ही कहानी है कि आर्किमिडीज जो है उसी अवस्था में बिना कपड़ों के दौड़ता हुआ राजमहल पहुंचा और चिल्लाता गया यही शब्द। कौन से शब्द? यूरेका। एक्चुअली यूरेका का मतलब होता है आई फाउंड, मिल गया, हिंदी में कहें तो यूरेका, यूरेका है ना, ग्रीक लैंग्वेज थी, मिल गया, मिल गया। तो क्या मिल गया था, आप समझ में आया? यही आपने लास्ट ईयर लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ा था। व्हेनेवर अ सॉलिड इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन लिक्विड, जब भी आप किसी सॉलिड को पानी में या किसी भी लिक्विड में डुबोएंगे तो क्या होगा, उसके वेट में कमी होगी, और कितनी कमी होगी, जितना पानी उसने हटाया होगा इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस। तुमने वाटर में पढ़ा था, चलो हम लिक्विड में बात कर रहे हैं। इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, जितना पानी इसने हटाया होगा। तो समझ गया? बोले एक काम करो, मुकुट कितने किलो का है? तो मान चलो मुकुट सपोज करो 1 किलो का हो, तो बोले 1 किलो प्योर गोल्ड, 1 किलो कॉपर और मुकुट, और भरो वे पूरा बर्तन। पहले गोल्ड डुबो, कितना पानी गिरा पता लगा लो, कॉपर में कितना पानी गिरा पता लगा लो, अब मुकुट को डालो। अगर मुकुट प्योर गोल्ड का है उतना ही पानी गिरेगा जितना कि, अगर प्योर कॉपर है तो उतना पानी गिरेगा जितना, तो अगर बीच का गिरा तो समझ में आ गया। ऐसे उसने पता लगा लिया। बाद में फिर उसने इसी प्रिंसिपल पे वर्क किया था। सो नाउ इट इज नोन एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन या लॉ ऑफ फ्लोटेशन, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, इस साल आप पास हो जाएंगे तो अगले साल आप फिर से पढ़ेंगे। नहीं, शर्त लगती है भैया, देखो पास हो जाएंगे तो ना। नेक्स्ट आप जाएंगे इस बाद इंसुलेटर क्या कह रहा था, तो कंडक्टर समझ में आ गए थे, बेड कंडक्टर्स या मैंने कहा रजिस्टर समझ में आ गए थे। तीसरे कौन से होंगे? इंसुलेटर। इंसुलेटर वो कहलाते हैं जिनसे करंट पास ही नहीं होती। पहले से इजी फ्लो था, दूसरे से हमने कहा रुक रुक के, या रुक रुक के मतलब ऐसा नहीं कि आई फिर गई, मतलब कम फ्लो होगा। और तीसरे कौन से होंगे? हाईएस्ट डिग्री ऑफ रेजिस्टर्स। ये इंसुलेटर्स होते हैं, क्या कहेगा, दो सब्सटेंसेस विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैसा होने लगेगा, बहुत बहुत ज्यादा। इनफाइनाइटली हाई का मतलब होता है एक्सट्रीमली हाई, वेरी वेरी हाई। क्या कहेगा, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। एन इंसुलेटर डज नॉट होना चाहिए था यार यहाँ, चलो इसको सही कर लेना। अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता ही नहीं है।
रबर इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर, और रबर एक एक्सीलेंट इंसुलेटर है। इसलिए कभी आपने ध्यान दिया जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले आते हैं वो खम्भों वम्बों में चढ़ते हैं, रबर के ग्लव्स पहनते हैं, ऊन के नहीं पहनेंगे, ठंडी थोड़ी लग रही है उन्हें काहे से बचना होता है। बाय द वे कहीं से कोई इलेक्ट्रिसिटी लीकेज हो कुछ हो तो उस हैजार्ड से बच जाए, तो यही आपको मिलेगा इलेक्ट्रिशियन वियर रबर एंड ग्लव्स। और क्या बताएगा, वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज रबर इज एन इंसुलेटर। रबर क्या होता है आपका इंसुलेटर, बाकी तो दिख रहा होगा प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ये तो खुद ही पढ़ लेते थे। वुड इज ऑल्सो अ गुड इंसुलेटर, घर में काम करने जो इलेक्ट्रिशियन आता है वो लकड़ी का स्टूल मांगता है ना, वो नहीं कहेगा बढ़िया एक आरामदायक चेयर दो, क्या मांगेगा, लकड़ी का स्टूल मांगेगा। और वुडन ही क्योंकि वुडन क्या है, वुड भी क्या है अच्छे इंसुलेटर्स में से एक मानी जाती है। और बता देता हूँ इसके प्लास्टिक, और बता देता हूँ प्लास्टिक के साथ एक दिक्कत आती है, प्लास्टिक मतलब जनरली वैसे तो काम करती है, मशीनरीज में कम इस्तेमाल करते हैं तो प्लास्टिक मेल्ट होने का खतरा होता है। इसलिए आप देखना चीनी मिट्टी लेते हैं, चाइना क्ले, चाइना क्ले ध्यान दिया, ट्रांसफार्मर वगैरह में कटआउट लगे देखे होंगे, देखेंगे नहीं देखे, वो इतने बड़े बड़े वो खींच के निकाल लेते हैं और फिक्स कर देते हैं। घरों में भी पहले होते थे, घरों में जहाँ मीटर का कनेक्शन आता था, आजकल तो एमसी लगने लगी है, ये वाली ऊपर नीचे हो जाती है, पहले ध्यान जाएगा कटआउट लगे होते थे, निकाल लेते थे। पुराने घर जैसे लगे चले आ रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो अभी भी लगे, कोई चेंज नहीं करा था, वो ज़्यादा बेहतर होते थे इनके कंपैरिजन में। तो वो काय के बने होंगे, वो आप देखना भैया चीनी मिट्टी के बने होंगे, गिरा दोगे तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। या खम्भों में ध्यान देखना जो इलेक्ट्रिक वायर लपेटते हैं, क्योंकि अब उसमें भाई अब केबल आ गई, लेकिन फिर भी आप देखोगे जो खम्भा होगा उसके यहाँ पे ऐसा गोल गोल सा चीनी मिट्टी का वो लगा होगा, उस पर वायर लपेटा जाता है। उस पर क्यों, ताकि करंट खम्भे में नहीं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ये तो आपको याद है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस भूल गए, कौन कौन से, इन शॉर्ट याद दिला दें, लेंथ के प्रोपोर्शन था, एरिया या थिकनेस के इन्वर्सली था, एक आपसे कहा था मटेरियल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, और एक बताया था जो अभी आपसे ओम्स लॉ के प्रिकॉशन में कह रहा था कि टेम्परेचर मत बढ़ने देना, लगातार मत लगाए रहना। बस यही 2-3 फैक्टर मिल जाएंगे। सबसे पहला क्या कहेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली दिख रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी कि आर प्रोपोर्शनेट एल। लॉन्गर द कंडक्टर, ये इसका मीनिंग हो गया। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, लेंथ जितनी ज्यादा होगी, लॉन्गर द कंडक्टर हायर द रेजिस्टेंस। तो क्या है समझ में आता है। ऐसे आप देखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कहाँ बताएगा, ये होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, या आप कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर कहाँ से आ गया, एरिया का अरे भैया एरिया का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा। ये एरिया आपका कितना होता है, इसलिए मैंने कहा कभी किसी ने ऐसा दिया हो पाई आर स्क्वायर है ना, ये क्या लिखा है, हमारे सर में तो ये पढ़ाया था एरिया पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला ही है। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान जा रहा है, जितना मोटा या जितना क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा या जितनी रेडियस ज़्यादा होगी उतना ही आपका रेजिस्टेंस कम हो जाए है, ज़्यादा कम, इनवर्सली है ना, अपोजिट। डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होती जाएगी। तीसरा देखेगा नेचर, नेचर का डिपेंड करेगा, अलग अलग मेटल्स जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होती है उन पे डिपेंड करेगा, डिफरेंट रेजिस्टेंस होंगे। और ये आपके लिए क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी, ये भी आपको आगे ही मैंने बताया था। चौथा आप जाएंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर चेंजेस विद टेम्परेचर, ये रिलेशन फोन आयुष का है क्या आपका? नहीं मेरा है, ये आप पास लिखा होगा आर टी और आर नॉट, आर टी और आर नॉट याद है, रेजिस्टेंस एट टी और रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे लग रहा है आपने यही वाला रिलेशन लिखा होगा, इसमें भी एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है और वो है आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। आर टी टेम्परेचर सॉरी रेजिस्टेंस एट टी डिग्री, आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0। तो तुम्हारे पास कॉपी में सब लिखे हैं एल्फा डॉट डेल्टा टी, एल्फा था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और डेल्टा टी आपको बताता है आपका टेम्परेचर कितना बढ़ा।
उसी को आपने इस ढंग से लिख दिया अल्फा बराबर करके, ये तो जनरली देख लोगे। अब और क्या होगा, आप पास एक रेजिस्टिविटी थी, रेजिस्टिविटी याद है, रेजिस्टिविटी में मैंने दो शुरू के पॉइंट्स पकड़े थे। कौन से पॉइंट, एक लेंथ और एरिया, उन्हीं को लिया था, लेंथ के प्रपोर्शन, एरिया के इनवर्सली प्रपोर्शन, और फिर इन्हीं को इक्वेट कर दिया था। तो जो कांस्टेंट आ रहा था उसको हमने लिखा था रो से, याद आता है, रो मतलब घुमावदार पी, ऐसा हिंदी में कहते हैं, है ना। कुछ ऐसा कहाँ है, कहीं बना है बेचारा, ये रहा लास्ट में। हाँ देखो पी नहीं है, ध्यान देखो पी ऐसा होता है। कर्व्स का केवल अंतर है, इसलिए कहा था थोड़ा सा, इसलिए मैं नहीं कहा था तो हल्का सा घुमावदार बनाना ताकि थोड़ा सा दिखे। अब आप कहाँ जाएंगे, फिर वही रेजिस्टिविटी जो दो फैक्ट बात कर रहा था वही आपको रिटर्न मिलेंगे। क्या मिलेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ आर प्रोपोर्शनेट है, ये मालूम है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मालूम है। दोनों को आप कंबाइंड कर दें तो आर प्रोपोर्शनेट क्या होगा, एल बाई ए। इक्वेट करें, और इक्वेट करने में जो आप कह रहे हैं ये रहा आपका वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जिसको आपने लिखा है रो से, और ये आपको नीचे बता देंगे। वेयर रो इज द कांस्टेंट नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और आल्सो नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे, ये आगे बता देता है। इसी फॉर्मूले से हम जो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी पर भी जा सकते हैं, ये भी आप पास लिखिए। शर्त क्या रहेगी, L 1 कर दीजिएगा, एरिया 1 कर दीजिएगा, और ये दोनों अगर आप 1 करेंगे तो रो इज इक्वल्स टू आर आ जाएगा। यानी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर है, किसके, रेजिस्टेंस के। तो एक ऐसा कंडक्टर जिसकी 1 मीटर लेंथ हो, या बेहतर वर्ड यूनिट लेंथ हो, दोनों का मतलब एक ही है, और जिसका यूनिट एरिया या 1 एरिया हो, तो 1 के बजाय यूनिट कहते हैं तो ये ठीक लगता है, समझ में आता है। तो ये रफ लैंग्वेज जब आपको समझ में आती है तो आपको मिल जाएगी। क्या कह रहा है, हम लेंगे कंडक्टर, लेट अस टेक ए कंडक्टर हैविंग ए यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एंड ए यूनिट लेंथ ऑफ 1 मीटर। यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का आप पकड़े, क्या होगा, ए बराबर 1, एल बराबर 1 रख दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, रो इज इक्वल्स टू, मिल गया यही। और मैंने कहा कॉपी खोल लो, उसमें दिखता भी जाएगा। देन क्या होगा, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड या कंडक्टर या वायर, जो आप कहना चाहें। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की इक्वल आ रही है, कब आ रही है, विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, जो 1 मीटर लंबा हो और 1 मीटर स्क्वायर आपके क्रॉस सेक्शन में हो। आप लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो क्या लिखेंगे, हैविंग यूनिट लेंथ, इसने बता दिया क्यों क्या दिया, अलग अलग हर टीचर अपने अपनी लैंग्वेज बता देगा, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसलिए आप देखेंगे मैं दोनों जगह अलग अलग लैंग्वेजेस कर देता हूं ताकि आप परिचित रहें, आपको ये नहीं लगे सर ये क्या लिखा है और वो क्या लिखा था, दोनों मौजूद हैं, आपको बिल्कुल साफ समझ में आए। ठीक, यूनिट तो निकाल ही लोगे यार। रो बराबर कितनी थी, रो बराबर आपका आ रहा था, ये निकाली हुई है वैसे तुमने अपनी कॉपी में। इसका ओम हो जाएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ का मीटर हो जाएगा, तो 1 मीटर कैंसिल करोगे और 1 मीटर कैंसिल करोगे तो ये रह जाएंगे ओम मीटर। ठीक, सिंबल फॉर्म में लिखोगे तो ओम तो मालूम ही है कैसे लिखते हैं, एम और लिख देंगे। ये क्लियर है, कोई डाउट, क्या हुआ है, मम्मी का तो लगा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट एक जाएंगे, ये आपसे कहेगा रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। रेजिस्टिविटी आपकी लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो तो आपने पहले ले लिए हैं, रो कांस्टेंट लेते समय ए और एल। तो फिर ध्यान देखना तो काय पे डिपेंड करेगी। आपको याद है रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर थे, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। लेंथ एरिया हटा दो तो बचे कौन से, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। वही बता देगा काय पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इन पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है ऑन दी नेचर ऑफ द सब्सटेंस। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी।
किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मतलब समझ में आता है, जो उसके कैरेक्टर के मुताबिक होती है। जैसे आप कहेंगे सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम होती है या आयरन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ये उसका हमने कहा प्रॉपर्टी हो गई। सो वी कैन यूज द रेजिस्टिविटी वैल्यूज टू कंपेयर द रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब दो का कंपैरिजन करना हो, भैया इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, या इससे इतने टाइम्स 2 गुना 3 गुना 4 गुना कम या ज़्यादा है। क्या है, क्लियर हुआ? अब रेजिस्टिविटी की इम्पोर्टेंस क्या है? वही इम्पोर्टेंस है जो भी आप रेजिस्टेंस में पढ़ रहे थे। रेजिस्टिविटी से ये डिसाइड होगा कि कोई चीज़ आप गुड कंडक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, या आप, मैंने कहा, रेजिस्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, या इंसुलेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। आ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड हैव ए, जो आप गुड कंडक्टर ले रहे हैं उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। एग्जांपल मैंने कहा सबसे बढ़िया सिल्वर कॉपर। एंड ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा पुअर मतलब गरीब, मतलब समझ लेना भैया, हाँ कुछ एकदम हिंदी अनुवाद एकदम तगड़ा करते हैं, भूल जाते हैं, लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। पुअर कंडक्टर मतलब कौन हुए? पुअर नहीं, बैड कंडक्टर। इंसुलेटर तो बिल्कुल ही खत्म होंगे। पुअर कंडक्टर मतलब जो बेहतर कंडक्टर नहीं है, गुड कंडक्टर नहीं है। शुड हैव ए हाई रेजिस्टिविटी, ये समझ में आ रहा होगा, आयरन कह देता हूँ या और कोई है। The resistivities of alloys are much more higher than those of the pure metals। जो आपकी alloys हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। और अभी पीछे आपको मैं बेड कंडक्टर्स में 3 alloys के नाम बताए थे, एक आध का याद है? एक नाइक्रोम बताया था, निकल क्रोमियम हीटर एलिमेंट्स में। दूसरा मैंने बताया था मंगानीन, तो मंगानीन नहीं था, मैग्नीन था। मुझे तो मंगानीन इसलिए याद रहता है क्योंकि एक बार एक बच्चे ने भैया कौन कौन सी अलॉय है उसने देख के बताया, बोले सर मंगानीन है क्या? मैं ये कहाँ से लाया? बोले सर लिखा है ना मंगा। इसलिए मैंने कहा मैंगनीन पढ़िएगा। और दूसरी होती है कॉन्स्टेंटन या यूरेका। बढ़िया, तो ये सब है, नाम याद रख सकते हैं। अब अगली चीज पे हम कहाँ थे? इट इज ड्यू टू देयर हाई रेजिस्टिविटीज दैट मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन एलॉयज आर यूज्ड टू मेक रेजिस्टेंस वायर। काय काम में आती है? रेजिस्टिव वायर आपके बनाने काम में आती हैं इन इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जो तमाम सारे, उन सब में। क्या है, क्लियर हो जाएगा? हाँ है ना? अब एक आध छोटी छोटी चीजें बता देते हैं। नाइक्रोम एलॉय की हम चर्चा कर रहे थे, आपसे मैंने बताई थी। नाइक्रोम एलॉय क्या होगी? इज यूज्ड फॉर मेकिंग द, यही बात कर रहा था, मैंने कहा था रूम हीटर या ऐसा कुछ भी आप लें, ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स, टोस्टर्स एटसेट्रा, बिकॉज इट हैज वेरी हाई रेजिस्टिविटी। और सबसे खास बात, एंड डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन यानी कि बर्न इवन व्हेन इट इज रेड हॉट। बिल्कुल रेड हॉट हो जाए, रेड हॉट ही होता है जब देखते हो, तो बर्न या मेल्ट नहीं होता, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर का याद है क्या कहा था? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैंने कहा था कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ जाएंगे। तो वही इन समराइज्ड फॉर्म आपको यहाँ भी मिल जाएगा। क्या आपसे बताएगा? द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर लाइक मेटल्स इज वेरी लो, ये बहुत कम होती है, नॉर्मली हमें मालूम है। द रेजिस्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स इंक्रीजेज विद, ये आपको तब भी लिखा है आपकी शीट में जो आप कॉपी बनाए हैंड रिटन। नाइट्रोन की जगह टंगस्टन क्यों नहीं लेते और टंगस्टन की जगह नाइट्रोन? ओके, इसका रीजन है टंगस्टन बेटा बहुत कॉस्टली होता है। हम क्या करते हैं, जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ज़रूरत को समझ आ रहा है? जैसे आप बल्ब बनाना है, तो बल्ब बनाते समय अगर आप नाइक्रोम लेंगे तो नाइक्रोम केवल रेड कलर की लाइट देगा, उससे ज़्यादा नहीं गर्म कर सकते। उससे ज़्यादा गर्म करोगे तो कभी ध्यान नहीं होगा, हीटर का एलिमेंट कभी रात में 12-1 बजे लगाना, तुम्हारा ध्यान जाएगा ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसमें वोल्टेज हाई रहती है एक्चुअली 12-1 बजे, क्योंकि ज़्यादातर उनके लाइट्स बंद हो चुकी होती हैं।
आप देखना तब हीटर जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। जो गांव में या कहीं भी इस्तेमाल करते हैं हीटर, उनका ये एक्सपीरियंस आएगा कि रात में हीटर चलाओगे तो एक तो ज़्यादा गर्म होता है, चमकता है और मेल्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। टंगस्टन आप ध्यान देखना बिल्कुल सफ़ेद टाइप होने लगता है, इतना आप उसको गर्म कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये हीटर को उतना हमें गर्मी नहीं करना, तो उसमें हम सस्ती चीज़ लगाएंगे निकल क्रोमियम। उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, टंगस्टन महंगा। टंगस्टन का अगर आप हीटिंग एलिमेंट बनाओगे कॉस्टली बहुत हो जाएगा। तो यहाँ सारी चीज़ें काहे से डिसाइड होती हैं, लास्टली बाय कॉस्ट, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट जाएंगे आप हम कहाँ थे, ये तो मालूम ही था रेजिस्टिविटी इंक्रीज होते हैं, कल पढ़ता जा रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स, जैसे आपका एबोनाइट है, ग्लास है, डायमंड है, इज वेरी हाई एंड डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है ना, इसकी आपके टेम्परेचर के साथ चेंज होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि तो इंसुलेटर है ना, डायमंड हुआ, कांच हुआ, या अभी आप करते हैं रबर या ऐसी चीज़ें। और क्या होगा, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर जिनके भी है पूछ रहे थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये ऐसा होता है ध्यान देखना जो इन बिटवीन होती है दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इसीलिए इन्हें सेमी कहा जाता है, पार्शियल। टेम्परेचर इनका ध्यान रखना, इनकी कम हो जाती है। कहाँ जाएंगे, एंड डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक, ये हम बता दें, इसीलिए आपके सेमी कंडक्टर कहाँ ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होती है इनकी। और जो आप पूछ रहे थे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हम आज की डेट में बनाते हैं, ये सब आप देखेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम चिप बेस्ड होते हैं। आज की डेट में ध्यान दिया होगा, कोई भी चीज़ ले लो, मोबाइल, कंप्यूटर, इवन बच्चों के खिलौने भी देखोगे तो सब क्या होते हैं, कहीं ना कहीं आईसीज कहलाती हैं, इन शॉर्ट चिप बेस्ड आने लगे हैं। तो सब में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का इसीलिए इस्तेमाल होने लगा। सस्ते होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं और इनकी फंक्शनिंग ज़्यादा बेहतर होती है। क्या ये समझ में आ जाती है, हाँ ना। कुछ एक चीज़ों के अब आपके सामने अलग अलग यूज़ बता दिए जाएंगे। जैसे ध्यान देखें, टंगस्टन का कहाँ यूज़ करोगे, अभी बता ही रहे थे। टंगस्टन इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, तकरीबन आप देखेंगे कितना होगा, 3500 डिग्री सेल्सियस। राउंड अप में बात करें तो कितना हो गया, 3500 के आसपास हो गया। एंड एमिट्स लाइट एट 2400 डिग्री केल्विन। और इसीलिए आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये कभी बार आपके ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक में आएगा। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब डॉट 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 किसका बनता है, तो आप बता सकते हैं टंगस्टन। नाइक्रोम कहाँ इस्तेमाल होगा, हाई रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये पीछे ही बता रहे थे, ये यूज होता है इन हीटिंग डिवाइसेस। कॉन्स्टेंटन और मैग्नेन, ये आपसे कहा था स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस बनाने में, इलेक्ट्रिकल जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं उनमें होते हैं। तो कहाँ पहुँचोगे, दे हैव मॉडरेट रेजिस्टिविटी, कहाँ इस्तेमाल होंगे, फॉर मेकिंग रेजिस्टेंसेस एंड रियोस्टेट्स। फिर एक आता है टिन लेड एलॉय। टिन लेड एलॉय पे भी अभी हम चर्चा करेंगे बाद में एक अलग से, जब आप जो है वो पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। ये एक्चुअली फ्यूज वायर के तौर पे जाना जाता है। तमाम सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में आप देखेंगे फ्यूज वायर, जो हम कटआउट की बात कर रहे थे, वो लगता है। क्यों लगा देते हो, जैसे मान चलो लाइन में कहीं भी फॉल्ट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ या वैसी कोई दिक्कत आई, एकदम से करंट का फ्लो बढ़ेगा, तो ध्यान है करंट का फ्लो बढ़ेगा तो पूरी वायर हीट अप होगा। दिक्कत क्या होती है, आपने कभी ध्यान दिया, जितनी भी, कई बार ऐसा सुना होगा किसी मार्केट में, किसी गोडाउन में आग लग जाती है और 99% जगहों पे एक ही रीज़न बताया जाएगा। 1% तो वो होती है भैया किसी ने दुश्मनी के चलते लगा दी, उसको छोड़ दो। 99% आपको क्या रीज़न मिलेगा इन सबके पीछे, शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, कहीं चूहे ने काट दी, कहीं मेल्ट हो गई, कहीं क्रैक हो गई, जो भी हुआ हो। इसको आप कैसे रोक सकते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, फ्यूज वायर्स लगाते हैं। जैसी लाइन गर्म हुई, फ्यूज वायर का होता है टिन और लेड का, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो, तो जैसे ही गर्म हुआ ये बीच का टुकड़ा पिघल जाता है, और बीच का टुकड़ा पिघला तो वायरिंग आपकी कट हो गई, प्लग की तरह काम कर गया। ये फ्यूज वायर कहलाते हैं। इस पर डिटेल में आगे फिर एक बार चर्चा करेंगे। तो वही बता रहा है, लो रेजिस्टिविटी होता है और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, कम। इसलिए जैसे ही गर्म हुआ तो बजाय तार पिघले और उनमें आग लगे, उसके पहले ये फ्यूज वायर का टुकड़ा जल के खत्म हो जाएगा। ये क्लियर हो जाता है।
thus it is used in as fuse wire। अब जैसे एक आध छोटी मोटी चीज़ है, why alloys do not oxidize or burn readily at high temperature। जो आपके alloys हैं वो हैवी टेम्परेचर पे बर्न क्यों नहीं होती, क्योंकि नाइक्रोम का एग्जांपल ले रहा था, हीटर में लगा दिया है, रेड हॉट हो गया है, बर्न नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं बताता, बिकॉज विद द चेंज इन टेम्परेचर देयर रेजिस्टिविटी चेंजेस लेस रैपिडली, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस जो है बहुत कम चेंज होता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फिर क्या होगा, वो बर्न हो जाएंगे। अब ये चीज़ तो अपन कल ही पढ़ रहे थे, मुझे लग रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस शायद, है ना, लास्ट टर्न का ही था। ये वही है जो आपसे कहा था, अपार्ट फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस करंट इन सर्किट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ऑल्सो, करंट रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। सो इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑफ रेडियो, टेलीविजन, अदर सिमिलर थिंग्स, इट इज यूजुअली नेसेसरी टू कंबाइन 2 और मोर रेजिस्टेंस। जैसे मैं बात कर रहा था रेडियो, टेलीविजन या और भी जो अब तो दुनिया भर के अपरेटस हैं, मैंने कहा था अगर उनमें कोई रेजिस्टेंस चाहिए तो हर वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपसे पूछा भी था, क्या कोई 7 किलो शक्कर नहीं खरीदेगा, तो बिल्कुल खरीदेगा, क्यों नहीं खरीदेगा, ऐसे थोड़ी करके कहोगे नहीं, बोले या तो 5 किलो का बांट है या 10 किलो का खरीदना है तो 5 खरीद, नहीं तो 10 देंगे, 7 किलो नहीं मिलेगी, ये नहीं कह सकते ना। तो बीच की इंटरमीडिएट वैल्यू कैसे ऑब्टेन करोगे, बाई ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन। ये मैंने फिर याद दिला दिया। तो कह रहा है 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए पड़ेंगे टू गेट द रिक्वायर्ड करंट इन द सर्किट, जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब क्या कह रहा है, वी कैन कंबाइन द रेजिस्टेंसेस लेंथ वाइज, लेंथ वाइज समझ में आ रहा होगा, एक के बाद एक और एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, इन सीरीज। और वी कैन पुट द रेजिस्टेंसेस पैरेलल टू वन अनदर, तो पैरेलल ग्रुपिंग कहलाएगी। इसीलिए कहा है रेजिस्टेंसेस कैन बी कंबाइंड इन 2 वेज, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही 2 होंगे। अब सीरीज पैरेलल में जाओगे तो क्या बताएगा, जैसे ये आपका है 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 लेंगे, क्या आपको याद है सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता था, करंट कांस्टेंट होती थी। तो फिगर चाहोगे तो पहले दिखा देता हूँ, फिगर इसका ये रहा, R1, R2, R3 सीरीज में दिख रहे होंगे, बैटरी लगी है, करंट आपने I मान रखी है, फिगर तो आप भी बनाए हुए हैं। क्या बताएगा याद देखना, सबसे खास बात क्या बताएगा, सीरीज में है इसलिए कहेगा करंट आई थ्रो ईच ऑफ द देम इज सेम, करंट कैसी होनी चाहिए, सेम या कांस्टेंट। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप कितने होंगे, V1, V2 और V3, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V1, V2 कितने होंगे, वही V बराबर IR। तो डिटेल में समझा दिया है, IR1, IR2, IR3, अपन ने सीधा एक ही लाइन में वैल्यू रख दी थी, इतना सब किए बगैर। अब अगर आप कहेंगे टोटल पोटेंशियल V है और वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो क्या आपको ये समझ में आता है, V काय के बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के, V1, V2, V3 की वैल्यू रख दो, V1 मतलब IR1, V2 मतलब IR2, V3 मतलब IR नंबर 3 रख दें, इतना दिख रहा होगा, I कॉमन आगे कैंसिल हो जाएंगे। V की जगह आप क्या रख सकते हो, IRS यानी सीरीज वाला। डिटेल में समझा दिया है, खत्म। बाकी इतना डिटेल तुम्हें करना नहीं है, कॉपी वाला फॉलो कीजिएगा। इन शॉर्ट क्या मिलेगा, IRS बराबर IR1, IR2, IR3, I कॉमन कैंसिल, तो सीधा तुम्हारे पास 2 लाइन में क्या चला आएगा, और ये दिख रहा होगा, इसमें आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है। और उल्टा पैरेलल वाला देखोगे तो पैरेलल वाला कैसा दिखेगा, पैरेलल का फिगर कहाँ चला गया, पैरेलल का फिगर ही नहीं बेचारा रह गया। चलो कोई बात नहीं, पैरेलल वाला ये था ना, इन शॉर्ट बना देते हैं, ठीक है। नीचे कहीं बैटरी लगा दी हुई, ये पैरेलल का फिगर अब तो याद आ गया। इसमें क्या कह रहे थे, R1, R2, R3, चूंकि इनके पॉइंट सेम है इसलिए पोटेंशियल सबके सेम होंगे। उल्टा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो करंट आ रही है वो करंट आप देखेंगे वो डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से आने वाली करंट का कुछ हिस्सा इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, यही होगा पैरेलल। इसका मतलब जैसे आपने 2 जोड़े हो या 3 हो तो डॉट 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 कर देते हैं, तो I बराबर कितना होगा, I1 प्लस I2, आपने जो लिखा है इसमें I3 कर रखा है। अब लास्ट सवाल, I की वैल्यू आप कितनी रख सकते हो, I बराबर होता है V/R, यानी I1 दिखेगा V/R1 होगा, I2 आपका
V/R2 होगा, रख दो वैल्यू जैसे आप रखेंगे। जो मैंने कहा एक लाइन में यहाँ लिख देता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। I बराबर I पैरेलल कितना होगा, I1 प्लस I2 एंड सो ऑन। देख लें V/R बराबर V/R, बस फर्स्ट सेकंड अलग अलग है, खत्म। V कॉमन कैंसिल, कितना मिल जाएगा आपको, 1/RP इज इक्वल्स टू। इसके लिए आपको एक कंडीशन भी लिखाई थी, याद है? मैंने कहा था इनका एलसीएम आप ले सकते हैं R1 प्लस R2 और सीधा कर दोगे तो यही दिखा देता हूँ बगल में 1 मिनट में फिर से याद कराने के लिए कि 1/RP आपने निकाला था R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। फिर मैंने कहा था सीधा कर लो तो डायरेक्ट निकाल दोगे, कौन बार बार एलसीएम करेगा। अगर 2 आपको दिए हैं तो 2 का आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो अब तो ये समझ में आ जाते हैं, ठीक है। ये मैंने कहा आपका एक पूरा काम कंप्लीट। यहाँ तक मैंने 2 टर्न में इसलिए रिवाइज कर दिया कि अब भी आप कोई शंका या ऐसी चीज़ हो तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। अब आपका बचेगा मात्र कौन सा, हीटिंग इफेक्ट वाला टॉपिक। तो इसको 1 या 2 टर्न में हम ख़त्म करेंगे और सवाल करेंगे इसके तमाम सारे। अगले टर्न पे आप एक काम कीजिएगा, एनसीईआरटी की अपनी बुक्स लाइएगा। एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चंस करा देंगे फिर अपने कराएंगे। सर ओम्स लॉ का इन्वर्स भी होता है क्या? ओम्स लॉ का इन्वर्सली, इन्वर्स ऑफ ओम्स लॉ का भी होता है। इन्वर्स ऑफ ओम्स लॉ क्या होगा? नहीं, कुछ और पढ़ रहे होंगे। सही है, करा देंगे 1-2 टर्न में ख़त्म। फिर इसी इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। हम बताएं जो आप पूछ रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट भी यहीं से ख़त्म कर देंगे। तो उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट अपना ख़त्म हो जाएगा। फिर रिवीजन में रह जाएगा कि इसके बाद लाइट एक बार दोबारा करा देंगे, आराम से हो जाएंगे आपके। ठीक, चले यहाँ पर हम विदा ले लेते हैं छोटी सी अटेंडेंस के साथ, है ना। चलो अमन तुम्हारा आज तो प्रेजेंट भाई। अमन और कौन है? अंश और खुशी। अमन सिंह तुम बेटा गायब ही रहते हो, क्या बात है? अमन सिंह तोमर, चलो अभिषेक भदौरिया नहीं सो गया बेचारा। अभिषेक पाल, अक्षत द्विवेदी और अमन सिंह को मान लो। अंश सिंगर ठीक है। ज्योति गुप्ता गायब है, दोनों ज्योति गुप्ता को गायब कर दो एक साथ। चलो ठीक, करिश्मा मौजूद है, कशिश चौहान, खुशी गौरे और कौन था? रामू निकता, समीर सिंह भदौरिया। समीर सिंह भदौरिया था कि नहीं था? नहीं। और कौन है? शिक्षा, ठीक है। धन्यवाद। सुयश अग्रवाल, वंदना और विशाल, ये तीनों मौजूद है। बढ़िया।